नॉर्मलाइजेशन। सो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? अभी तक हमने क्या देखा है कि हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, हमने फिर कीज पढ़ी कि हाउ वी कैन डिफाइन द कीज एंड हाउ वी कैन मेक रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। बट द क्वेश्चन straightforward arises is why we are having multiple tables. Why can't we work with a single table so that there is no need of having a relationship between the tables? So fetching the data from a single table will make it much easier. So the answer to that is, if we maintain the information within a single table, it is going to make the database very bulky, because most of the information will be repeated when there is no need to record that information again. फॉर एग्जाम्पल द एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट, अगर मैं उसको एक ही टेबल में रखता हूं और उसका एड्रेस भी उसका एक एट्रीब्यूट है, तो जब वो बुक भी इशू करेगा तब भी उसका एड्रेस रिपीट होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट होगा। इससे क्या होगा कि आपके डेटा के अंदर बहुत सारी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड होती जाएगी और आपका डेटा बहुत ज्यादा बल्कि बनता जाएगा और इवेंचुअली वो इतना ज्यादा बड़ा बन जाएगा दैट इट विल बिकम इम्पॉसिबल टू, you can say, manage it. The second important thing is कि how many entries are happening at a time. मैंने जो एग्जांपल दिया है वो बहुत ही एक बेसिक सा एग्जांपल है। अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वी आर रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी कॉल दैट इज हैपनिंग। So how is it possible that we are able to record those transactions? Is by keeping the tables very small. जो टेबल बहुत बड़ा है उस टेबल को ब्रेक करके छोटा 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 कर दिया जाता है, और जब कॉल रिकॉर्डिंग की बात आती है तो सिर्फ उसी टेबल के अंदर रिकॉर्डिंग एंट्री रिकॉर्ड की जाती है जो टेबल बनाया गया है कॉल का रिकॉर्ड रखने के लिए। अब वो टेबल इतना छोटा होता है कि इट सेव्स अवर टाइम टू मेक द एंट्री इनटू दैट टेबल। अगर वो एक सिंगल टेबल होगा जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे तो हमें सभी एट्रीब्यूट्स की एंट्री करनी पड़ेगी, जिससे टाइम वेस्टेज होगा और आपका जो प्रोसेस है वो स्लो होगा। ओके, basically we call this as OLTP. You can please note it down. The objective of normalization is to speed the OLTP. OLTP stands for online transaction processing. Means whatever transaction is happening, हमें उसकी स्पीड को बढ़ाना है। And transaction basically means making changes into the database, and there are three ways with which we can make changes into the database: by insert, update, and delete. So the objective of normalization, so what is the basic objective of normalization is to speed up these three operations. इन तीन ऑपरेशंस की स्पीड को बढ़ाना ही नॉर्मलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके अलावा क्या एक और कोई कमांड बचती है, दैट इज द सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड नॉर्मलाइजेशन इसको से क्या रिलेशन है? अगर नॉर्मलाइजेशन आपकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है तो सेलेक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो डिटीरियोरेट होती है। डिटीरियोरेट क्यों होती है? क्योंकि इफ वी हैव अ डेटा इन अ सिंगल टेबल, ऑब्वियसली इट विल बी इजी टू फैच द डेटा, लेकिन अगर आपका डेटा मल्टीपल टेबल्स में पड़ा है तो अगर हम उस पर एक सेलेक्ट कमांड लगाते हैं विच हैज टू फैच द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस जॉइंस, तो ऑब्वियसली द स्पीड विल बी स्लो। तो अब नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज इज कि अगर आपके सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सेलेक्ट ऑपरेशन की स्पीड स्लो हो रही है तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं? नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फोकस करना है सिर्फ OLTP के ऊपर। जहां तक सेलेक्ट कमांड की बात है, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ OLAP, दैट स्टैंड्स फॉर ऑन
लाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, उसको हैंडल करने के लिए अलग टेक्निक्स हैं। तो उसको हम लोग एक सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस मानते हैं, लेकिन OLTP को हम लोग एक सेपरेट ब्रांच ऑफ DBMS मानते हैं। और अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ OLTP की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। दैट मीन्स द चेंजेस दैट वी मेक इनटू द डेटाबेस शुड बी फास्ट, should have as little redundancy as possible, and there should not be any anomalies. Anomaly means if I make any update or any insertion, it should not affect the consistency of my database. Database के अंदर कोई भी inconsistency नहीं आनी चाहिए। तो let us start with the theoretical part of what is normalization, and then we will see a few examples जिससे हमें हमारे टॉपिक को समझने में हेल्प हो। Now what is normalization? Normalization किसे कहते हैं? Normalization is the process of removing redundant data. So this is the primary definition of normalization, is the process of removing redundant data from your tables. Why should we do that? We do that in order to improve the storage efficiency, data integrity. So we were discussing what is the definition of normalization. Normalization is the process of removing redundant data. Why? Because we want to improve the storage efficiency. जितना कम redundant data सेव करेंगे उतनी storage की performance बढ़ेगी। डेटा इंटेग्रिटी, मैंने आपको अभी बताया था कि कोई एरर नहीं होनी चाहिए, एनोमलीज नहीं होनी चाहिए। और स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? हाउ मच लार्ज आई कैन गो। स्केलेबिलिटी मींस एक्सटेंशन एंड हाउ मच आई कैन एक्सटेंड। ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन के कारण जब हमारी स्टोरेज एफिशिएंसी और डेटा इंटेग्रिटी इंप्रूव होगी तो स्केलेबिलिटी भी बढ़ेगी। The improvement is balanced against an increase in complexity and potential performance loss from joining. ये देख लीजिए, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। दो चीजें होने वाली हैं। पहली चीज क्या है कि अगर आपके पास सिंगल लार्ज टेबल है और मैं उसको ब्रेक नहीं करता हूं इनटू स्मॉलर टेबल, then naturally the things will be very easy, because सिर्फ एक ही टेबल है, एक ही टेबल को मेंटेन करना है, कोई जॉइन ऑपरेशन नहीं लगाने हैं, कितना इजी है। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर आपको डेटा को फेच करना है तो सिर्फ एक ही टेबल में से फेच करना है, तो वो भी इजी है। तो दीज बोथ विल बी द लॉसेस इन केस यू डू नॉर्मलाइजेशन। बट फिर भी हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं, उसका रीजन है क्योंकि हमें नॉर्मलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो OLTP यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को इंप्रूव करना है। दैट इज इट। ये जो बाकी के पोटेंशियल परफॉर्मेंस लॉस ड्यू टू जॉइन है, ये काम जो है वो ओवरलैप का है और वो अलग से स्टडी किया जाएगा। देयर आर टू गोल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। रिपीट ही हो रहा है जो ऊपर लिखा है, एलिमिनेटिंग द रिडंडेंट डेटा एंड ensuring that the data dependency, जो join लगाएंगे, they make certain sense. That is primary key foreign key relationship. Now the next is why we do normalization. After defining what is normalization, we will how to put up this is in a answer form. हम इसको एक आंसर फॉर्म में कैसे लेके आते हैं कि why do we need normalization. द फर्स्ट पॉइंट वाइज अगर हम लोग लिखेंगे, चाहे कुछ रिपीट ही हो रहा है, मिनिमाइजिंग द डेटा रिडंडेंसी टू मेक द डेटा स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल। ठीक है, इट शुड बी पॉसिबल टू ऐड न्यू डेटा वैल्यूज एंड रोज विदाउट रीऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना, डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करना, डेटा शुड बी कंसिस्टेंट। मैंने आपको बताया था कि दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर एनोमलीज नहीं आनी चाहिए। एनोमलीज तीन तरह की होती हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट एनोमली। इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट एनोमली। इंसर्ट अपडेट क्या, इंसर्ट एनोमली क्या होती है?
कि अगर हम लोग डेटा के अंदर कुछ भी एडिशन करते हैं, उससे डेटा में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आए, अपडेट मतलब डेटा मल्टीपल टेबल्स में पड़ा है, अगर एक जगह पर अपडेट करते हैं वो दूसरी जगह पर अपडेट नहीं हो रहा है तो भी गड़बड़ है। डिलीशन, अगर मैं एक ऐसे टेबल से डिलीट कर दूं फिर दूसरे टेबल के साथ उसका रिलेशनशिप लॉस्ट हो जाए, देखिए यहां पर भी एक वर्ड लिखा हुआ है, इट लीड्स टू लॉस ऑफ डेटा फॉर रोज। अगर मान लीजिए दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप किसी आईडी के एट्रीब्यूट के ऊपर है और मैं एक टेबल से उसको डिलीट कर देता हूं तो दूसरे टेबल में वो रिकॉर्ड के साथ कनेक्शन ही नहीं रहेगा। तो ये तीनों तरह की एनोमलीज को हैंडल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नॉर्मलाइजेशन। सो अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। Why we call this as a decomposition? Because we are breaking a very large table into very small tables, a large number of small tables. On decomposition of a relationship into smaller relations with fewer attributes on normalization, the resulting relations, whenever joined, must result in the same relation without extra rows. इसका मीनिंग आप समझिए, अगर मेरे एट्रीब्यूट एक सिंगल टेबल में जो कि अननॉर्मलाइज्ड टेबल है, अगर उसके अंदर लेटर सपोज 100 एट्रीब्यूट्स हैं यानी 100 कॉलम्स हैं और मैं उसको ब्रेक कर देता हूं इनटू 20 टेबल्स, 20 स्मॉल टेबल्स विद ईच टेबल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 रोज, जब मैं उन्हें दोबारा ज्वाइन करूं, अगर मैं उन सबको दोबारा ज्वाइन करूं तो मुझे मेरे 100 के 100 जो एट्रीब्यूट्स हैं सबसे पहले तो वो रिकवर हो जाने चाहिए और 100 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए, 100 ही। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स्ट्रा रोज बनाने पड़ रहे हो मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने ज्वाइन लगाया है, ज्वाइन लगाते समय वापस आने में मुझे एक्स्ट्रा रोज, यानी I should be able to get exactly the number of rows that were there in the original table। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तभी मेरी डिकम्पोजिशन का फायदा है, अदरवाइज देयर इज अ लॉस ऑफ डेटा। इसीलिए डिकम्पोजिशन को दो तरह से देखा जाता है, वन इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन, एक होती है लॉस डिकम्पोजिशन। अगर मैं सभी के सभी रोज को रिकवर कर लेता हूं, एट्रीब्यूट्स को रिकवर कर लेता हूं, नॉट द रोज बट द एट्रीब्यूट्स, देन दिस इज कॉल्ड द लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। दैट मींस मैंने एक भी एट्रीब्यूट को लॉस नहीं किया है, ठीक है। इन केस आई एम नॉट एबल टू डू दैट, देन देयर इज अ लॉस। The next topic, theoretically, what we are studying is called the advantages of normalization. Normalization के advantages क्या हैं? They will be same generally as the objectives of normalization. जो normalization के objectives हैं, वही normalization के advantages भी हैं। More efficient data structure, एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि छोटा छोटा टेबल्स बन जाते हैं, जब छोटे टेबल्स बनते हैं, स्मॉलर रिलेशनशिप बनते हैं, देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दैम। इट अवॉइड्स द रिडंडेंट फील्ड्स और कॉलम्स, बार बार रिडंडेंसी नहीं आती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, ensures that distinct tables exist when wherever necessary, अलग अलग और distinct tables बन जाते हैं, easier to maintain, obviously ज्यादा fast जो है वो इंसर्शन होती है, फास्ट डिलीशन होती है, फास्ट अपडेशन हो जाती है, ऑपरेशंस जो होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं, डाटा डुप्लीकेशन रिमूव हो जाती है, एंड देन क्लोज मॉडलिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड एंटिटीज, जैसे कस्टमर, कस्टमर इंफॉर्मेशन, बुक, बुक इंफॉर्मेशन, ऑथर इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही क्लोज टू द रियल वर्ल्ड एंटिटी बन जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? फ्लेक्सिबल टेबल्स एंड वेरी स्मॉल एट्रीब्यूट्स। What are the disadvantages of normalization?
नॉर्मलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सबसे ज्यादा किस चीज के साथ जुड़े हैं, एक तो उसकी बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी के साथ और एक कि हम लोग उसकी परफॉर्मेंस, जॉइन ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी पुअर हो जाती है। यू कैन नॉट स्टार्ट बिल्डिंग द डेटाबेस बिफोर यू नो व्हाट द यूजर नीड्स। आप बेसिकली तब तक वेट करेंगे डेटाबेस डिजाइन के जब तक आप यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। हर एक लाइब्रेरी का अलग वे होता है बुक को इशू करने का, बुक को रिसीव करने का, फाइन लगाने का, बुक को रिकॉर्ड करने का। तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी की नीड को समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन स्टार्ट विद द प्रोसेस। आप जितना आगे नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे उतना परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होता जाएगा। परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग डेफिनेटली इंप्रूव होगा, लेकिन जॉइंट परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही पुअर होता जाएगा। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। आप जब फर्स्ट 2-3 नॉर्मल फॉर्म्स लगाएंगे तब आपको लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन जब आप उससे हायर एंड पर जाते हैं then it becomes very complicated task to achieve the fourth and the fifth normal forms. The last one is the careless decomposition can lead to many problems. अगर आपने अपनी डिकम्पोजिशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है और फटाफट से डिकम्पोज कर दिया है, and then eventually when the project starts you start to lose lot of information which creates a lot of havoc. Okay, so how many types of normalization is there? For the time being, I still request every student that nothing has started. अभी हम लोग सिर्फ theoretical portion ही कर रहे हैं. Do not get confused. Slowly and slowly, when we start to see what is an unnormalized, what is first normal form, what is second normal form, then you will start to understand the concept a little better. So how many types of normal forms are there? As you can see, there are a total of 7 normal forms: first, second, third, BCNF, boy squad normal form, fourth, fifth and sixth normal form. नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही हम अपने प्रोजेक्ट को फिनिश कर देते हैं। बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस होते हैं वहीं पर ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अदरवाइज अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वेरी बेसिक प्रोजेक्ट, देन इफ यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट द थर्ड नॉर्मल फॉर्म देन दैट इज गुड एनफ. So now let us try and understand why we need normalization and what is an unnormal form. Now let us have a look at the table below. Can anybody suggest me why this is an unnormal form? हम इसको normal form ही क्यों नहीं मानते हैं? Why we consider this to be a unnormal form? Any student can type their answers in the chat window why they don't consider this to be even a normal form. What is the problem with this table that they can see? Yes, I invite the students to type their answers in the chat window. What is the problem that they see in this particular table that is there on the screen? I have allowed you to unmute yourself for this section. Can anybody suggest what is the problem with this table? Can anyone suggest? You can unmute yourself to answer. Can anybody suggest what is the problem with this table? So with no answers coming, let us continue. The problem with this table is the
एटॉमिक वैल्यू, इसमें आप देख सकते हैं दैट FID is the primary key within this table, and the responsibility of the this key is to uniquely identify each record. But if I see that the favorite artist attribute is having multiple values, within a single row, within a single record, ऑब्वियसली जब मैं इस चीज को रिमूव करूंगा तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ इसको रिमूव कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया, आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है कि आई वॉन्ट दैट देयर शुड बी ओनली एंड ओनली वन एटॉमिक वैल्यू विद इन द ईच सेल। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। The favorite artist column is not atomic. Not atomic क्यों नहीं है? Because it has more than one value. The solution to that are two. One is that we can have, you can say, more than one column to save the favorite artist value. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया कि हमने देखा कि एक टेबल है जिसकी मैक्सिमम फेवरेट आर्टिस्ट जो है वो 3 है, तो हमने क्या किया, फेवरेट आर्टिस्ट 1, फेवरेट आर्टिस्ट 2, फेवरेट आर्टिस्ट 3 बना दिया। अब क्या होगा कि आप हर एंट्री के आगे जब आप लिखेंगे कि अरविंद के फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, तो दे कैन बी फेवरेट आर्टिस्ट 1, 2 and 3। There is a question of how multiple values in a cell prevent a table to be normalized. No, it is otherwise. It is otherwise. Otherwise का मतलब क्या है? It does not prevent the table to be normalized. It is actually asking for the table to be normalized. So there is a different perspective with which you are saying. ये नॉर्मलाइजेशन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, बल्कि हमें बता रहा है कि देयर इज अ नीड टू नॉर्मलाइज दिस टेबल, तो हम लोग उसी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला सॉल्यूशन जो मैंने बताया है वो ये बताया है कि यू कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स फॉर द फेवरेट आर्टिस्ट, बट दिस इज नो नॉर्मलाइजेशन। ये भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करना नहीं है, बिकॉज ये भी रिडंडेंसी को ही बढ़ाता है, बिकॉज वी आर हैविंग द सेम कॉलम and we are repeating the column। अगर हम लोगों ने कॉलम को ही रिपीट कर दिया तो दैट नेचुरली मीन्स कि आप कोई रिडंडेंसी रिमूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिडंडेंसी को क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड चीज क्या हो सकती है, जैसे FID, F नेम और उसका फेवरेट आर्टिस्ट है। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैं अरविंद की बात कर रहा हूं, तो FID जो है वो तीन एंट्रीज आ गई। F name is Arvind, Arvind and Arvind, 3 बार अरविंद लिख दिया है। तो एक में अरविंद का फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, लाइक से एनिग्मा, द सेकंड वन इज साइके एंड द थर्ड वन इज शायद। अब मुझे इनके नाम प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज बेयर विद मी। तो अब आप देख सकते हैं कि अब एटॉमिसिटी हैज बीन अचीव्ड, एटॉमिसिटी हैज बीन अचीव्ड, बट एटॉमिसिटी को अचीव करते करते रिडंडेंसी हैज बीन इंक्रीज्ड। रिडंडेंसी काफी बढ़ गई है, इजंट इट? लेकिन एटॉमिसिटी हैज बीन अचीव्ड, तो इसका मतलब क्या है, ये अब अननॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये कोई नॉर्मल फॉर्म पहुंच चुके हैं हम लोग। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट द फाइनल नॉर्मल फॉर्म, अब हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा। उससे आगे बढ़ने के लिए क्या हो सकता है, अगर मैं इसको 2 टेबल्स में ब्रेक कर देता हूं, एक है FID और FID नेम, और एक हो जाए FID एंड लेट्स से फेवरेट आर्टिस्ट। तो यहां पर क्या होगा, 1 एंड नेम इज अरविंद, 2 द नेम इज सुहास, देन फेवरेट ID 1, उसका फेवरेट आर्टिस्ट के नाम आते जाएंगे जितने भी हैं उसके, एंड देन 2 है उसके नाम आते जाएंगे। अब नेम के साथ उसका एड्रेस भी हो सकता है, उसका कॉन्टैक्ट नेम भी हो सकता है,
उसका ईमेल आईडी भी हो सकता है, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी देयर फॉर द FID1। लेकिन जब मैं इसको इन दो टेबल्स में ब्रेक करता हूं तो आप देख सकते हैं दैट द रिडंडेंसी हैज बीन रिमूव्ड। जब मैं फेवरेट आर्टिस्ट की वैल्यू को ऐड कर रहा हूं या नेम ऐड कर रहा हूं तो सिर्फ FID को रिपीट कर रहा हूं। FID के नेम, address, contact number, email ID, and so much of information is not getting repeated. So that means we are improving towards the normalization, isn't it? We are moving towards normalization, but is this the final normal form? That also remains to be seen. तो डेफिनेटली अगर आपके टेबल के अंदर, आई रिपीट, अगर आपके टेबल के अंदर मोर देन वन वैल्यू आती है फॉर अ पर्टिकुलर रो, देन दैट इज एन अननॉर्मल फॉर्म। तो जब आप उस एटॉमिसिटी को अचीव करते हैं, दैट मींस एवरी रिकॉर्ड हैज वन एंट्री फॉर ईच सेल, देन वी मूव टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। और फिर धीरे धीरे आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक आंसर था। इससे एटॉमिसिटी तो आ रही है लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉलम्स डाल दिए गए हैं। तो बेटर यही है कि हम लोग रिपीटिशन को ना रखें। We will break our single table into two and so on. That is where we are moving towards the normal form. यहाँ पर आप देख सकते हैं FID and FNAME, ये ऊपर वाला एक टेबल बन गया और नीचे FID एंड फेवरेट आर्टिस्ट एक टेबल बन गया, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया है। FNAME के साथ और भी बहुत सारे कॉलम्स हो सकते थे। तो यही एक तरीका है आपके नॉर्मलाइजेशन को अचीव करने का। सो दे कंसिडर दैट दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, कितनी तरह की नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आज का जो एक टॉपिक है बहुत ही इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। लेकिन इसको समझने के लिए अब हमें ये समझना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज आर देयर विद इन यू कैन से टेबल्स, जिससे हमें समझ में आता है कि हम लोग कौन से नॉर्मल फॉर्म में हैं। जब हम एक डिपेंडेंसी को अचीव करते हैं तो वी से वी हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ नॉर्मल फॉर्म। जब हम उससे अगली डिपेंडेंसी को रिमूव कर देते हैं या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हम मान लेते हैं कि हम लोग सेकंड नॉर्मल फॉर्म पर भी पहुंच चुके हैं। So the very first dependency is called the functional dependency. Second is called fully functional dependency. Then comes transitive dependency. Next is multi-value dependency. And the last one is called the partial dependency. Let us start with what is functional dependency. ये हम लोग फॉर एग्जाम्पल आपको पहले ही बता देता हूं, जो मैंने अभी आपको समझाया था इन द प्रीवियस एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। If the information in the table can uniquely determine another information in the same table, then it is called functional dependency. जैसे मैंने बोला FID, नेम इज अरविंद, लेकिन वो उसके तीन फेवरेट आर्टिस्ट हैं, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है किसी भी एक वैल्यू को। सो दैट मीन्स इट इज अ केस वेयर इट इज नॉट इन अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। बिकॉज फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है, दैट a table can uniquely determine the another information that can uniquely identify another information. Consider it is an association between the two attributes in the same relationship. A P functionally determines Q. With this symbol, it shows that P uniquely identifies the other information. अब आप ध्यान से देखिए, एम्प्लॉय आईडी इज अ यूनिक टेबल, then a unique attribute. Employee ID is a unique attribute. Then employee name and employee age, they both are functionally dependent on employee ID. Amit is a value that depends upon employee ID और उसकी age कितनी है, that also depends upon the employee ID. So we say that employee ID जो है
वो फंक्शनली जो है डिटरमाइन करता है एम्प्लॉय नेम को, और एम्प्लॉय आईडी ऑल्सो फंक्शनली डिटरमाइंस द एज ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी। लेकिन अगर मैं वापस इस टेबल पर जाता हूं तो ये टेबल में फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। व्हाई? बिकॉज एफ नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एफ आई डी, बट फेवरेट आर्टिस्ट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एफ आई डी बिकॉज इट इज विद इन अ सिंगल कॉलम, इट इज शोइंग मल्टीपल एंट्रीज। So let us go further. Fully functional dependency. अब ये भी functional dependency है, लेकिन fully functional dependency का मतलब क्या होता है? Fully functional dependency सिर्फ वहीं पर यूज होती है जहां पर आपका composite की आता है। If your table does not have composite key, इसका मतलब क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी सिर्फ वहां पर कंसीडर होगी जहां पर कॉम्पोजिट की बात चलती है। अब कॉम्पोजिट की क्या होती है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं दोबारा से इसको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आपके टेबल में कोई भी सिंगल एट्रीब्यूट ऐसा ना हो जिसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं, देन वी हैव टू कंबाइन टू और मोर attributes to form the primary key, that is called the composite key. Now let us try and understand what is full functional dependency. An attribute is fully functional dependent on another attribute if it is functionally dependent on that attribute and not on any proper subset of that attribute. अब प्रॉपर सबसेट आएगा ही तब जब आप कॉम्पोजिट की बात कर रहे हैं। अगर आपके टेबल में कॉम्पोजिट की ही नहीं है, देन ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अ केस ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट आईडी 001 एंड प्रोजेक्ट आईडी 002। अब यहां पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर। 5,000 रुपया प्रोजेक्ट कॉस्ट है। किस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है? प्रोजेक्ट नंबर 2 की। सो दैट मीन्स प्रोजेक्ट कॉस्ट इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन प्रोजेक्ट आईडी। दूसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, द प्राइमरी की इज अ सिंगल एट्रीब्यूट, इसलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इक्वल टू फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब दूसरा आ जाइए कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ध्यान से हमने देखना है कि इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, यानी एक एम्प्लॉय कितने दिन एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, ये यहां पर दिखाया गया है। इसमें एक एंट्री मैं और डाल देता हूं अपनी तरफ से ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो एम्प्लॉय 009 ने प्रोजेक्ट नंबर 1 के अंदर 320 दिन लगाए, और एम्प्लॉय नंबर सेम ने 00099 ने प्रोजेक्ट नंबर 2 पे 110 दिन लगाए। ठीक है, अगर हम इसको 80 कर देते हैं तो ये 190 दिन का परफॉर्मेंस आ गया। अब ध्यान से देखिए, दैट एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल बिकॉज इट इज रिपीटिंग। Project ID can not be the primary key because it is also repeating, but employee ID and project ID both together can be the primary key because they together do not repeat. यानी employee ID 099 and project ID 001 is not repeated. So that means what is the primary key in this table? The primary key is the employee ID and project ID. ठीक है, employee ID and project ID, and the number of days that a person spent on a particular project is dependent upon employee ID and project ID both. Okay,
क्या उसके सबसेट के ऊपर डिपेंड करती है? द आंसर इज नो। यानी नंबर ऑफ डेज स्पेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी अलोन। अगर कर रहे होते तो देन इट इज कॉल्ड अ नॉन फंक्शनल, इट इज नॉट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट। धीरे धीरे एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे, नोट्स में आपको शेयर करूंगा तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। प्लीज रीड थ्रू दिस नोट्स। आज विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई एम